हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में, जिसमें मैंने क्लास 10th के गणित विषय पर काम किया हुआ है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये भी सैंपल पेपर आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैं वीडियो सॉल्यूशन पे काम करूंगा और देखते हैं कि कैसे उत्तराखंड बोर्ड ने डिजाइन किया है आपका आने वाला बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात देख लेते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 80 मार्क्स, और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 3 घंटों का समय। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ है। तो क्वेश्चंस के डिजाइन के पॉइंट पे है, इस प्रश्न पत्र में टोटल आपको 27 प्रश्नों को दिया जाएगा और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है जब तक उसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी गई है। यही बात इसमें लिखी गई है। मैं डायरेक्ट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और उसके मार्किंग पे जाता हूं। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है उसके कुछ खंड हैं और प्रत्येक खंड को उन्होंने एक एक अंक दिए गए हैं, और ऐसे ही 2 से लेकर के 9 तक के जितने भी प्रश्न रहेंगे उसके प्रत्येक अंक 1 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा, पहला जो प्रश्न संख्या है उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज पे बेस्ड हैं, यानी आपको यहाँ पर बहुविकल्पी मिलेंगे, या एक प्रश्न रहेगा और 4 उसके विकल्प रहेंगे। और इसमें 2 से 9 के केस में आपको पूरा का पूरा वन लाइनर है, यानी आपको अगर एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप दे सकते हैं। ऐसे ही 10 से 16 में आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, 17 से 21 में आपके प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के रहेंगे, और 22 से 27 में आपके प्रत्येक प्रश्न का जो मार्किंग रहेगी वो 5 अंक की रहेगी। इस वीडियो सॉल्यूशन पे मैं कोशिश ऐसी करूंगा कि मैं आपको एक एग्जाम के पैटर्न पे या फिर उतने ही टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा पाऊं। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, बगैर आप इसको पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P बटा Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि Q इक्वल टू P एंड Q आर पूर्णांक है और Q इज इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 0। इस अगर ऐसा हो जाए तो वो परिमेय संख्या क्या, वो कोई भी संख्या नहीं होगी। तो इस केस में तो परिमेय संख्या पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ठीक है, कभी भी किसी का भी हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलते हैं बहुपद, ये हमको दिया हुआ है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। बात है कि इसके शून्यांक होंगे कितने हैं, तो इसके घातांक सबसे बड़ी घात है 2, यानी इसके 2 शून्यांक होंगे। माना कि एक अल्फा है और एक बीटा है, इन दोनों का गुणनफल, अल्फा और बीटा का गुणनफल द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में c बटा a होता है। तो c बटा a हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसके तीसरे खंड पे। तीसरा खंड है, ये एक एपी से संबंधित प्रश्न है जिसमें हम डायरेक्टली, क्योंकि अब इसमें हम स्टेप मार्किंग का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो a इक्वल टू कितना दिख रहा है? -3, और d इक्वल टू कितना दिख रहा है? -½ -3। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 3 में से आधा कम हुआ तो 2.5, यानी 5/2। तो अब मुझे 11वां पद निकालना है। 11वां पद होता है a प्लस 10d। a प्लस 10d की वैल्यू, a हमारा पहला टर्म है यानी +3 प्लस 10 ऐसी रहेगा, d की वैल्यू है 5/2। 2 से 10 कटेगा 5 बार 25, 25 माइनस 3 कितना आएगा? 22। तो 22 इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सेक्स 60 की वैल्यू क्या होगी? सेक्स 60 हमारा कॉस 60 का ठीक अपोजिट होता है। कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो उसका ठीक उल्टा हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -1,3 है तो वो बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है? देखिए, ये है हमारे पास एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया। तो इस केस में पहला वाला जो पार्ट होता है उसको भुज बोलते हैं, यानी एक्स से डिनोट होता है, और दूसरा वाला कोटि होता है, यानी वाई से डिनोट होता है। तो एक्स अगर हमारा नेगेटिव है यानी एक्स डैश, ये नेगेटिव पार्ट है, और वाई हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो ये दोनों मिलकर के कौन सा चतुर्थांश बनाते हैं? द्वितीय। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, कोई भी घटना, इसको हम पीई से डिनोट करते हैं। ई मतलब इवेंट होगा, पी मतलब प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसके घटित होने की प्रायिकता 1 से हमेशा छोटी होगी, यानी वो 100% निश्चित होगा, और जब वो अनिश्चित हो वो 0 हो सकता है। लेकिन किसी एक स्थिति में ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यदि ये बराबर हुआ तो ये निश्चित होगा, और यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो ये अनिश्चित होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों ही स्थिति में ये पाएंगे
कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 और 1 के मध्य रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ऑप्शन की ओर को देखें, ये 0 और 1 के मध्य है, ये 0 से छोटा है, तो हमारे पास बी ही ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट, जिसको हमें चूज करना है सही का निशान पे। और 15% अगर आप देखेंगे 15/100 वो 1 से कम रहेगा, 0.7 भी 1 से कम रहता। तो ऐसी स्थिति में इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? देखिए बराबर होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। कारण है क्योंकि ये 4 4 4 रहेगा, ये 5 5 5, तो ये भी समबाहु माना जाएगा, बट ये क्या बराबर है? नहीं। तो बराबर मेरा ऑप्शन गलत हो गया, साथ ही साथ उपयुक्त सभी भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। कारण अगर एक ऑप्शन भी गलत हुआ तो उपयुक्त सभी वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया। अब बात रही सर्वांगसम और समरूप की। तो सर्वांगसम का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं सब बराबर हों। तो इस केस में सारी भुजाएं, मतलब इसकी 4 4 4 है, इसकी 5 5 5 है, तो सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो इसलिए ये सर्वांगसम भी नहीं रहेगा, ये रहेगा समरूप। समरूप मतलब जिसका रूप एक समान हो, उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज इनका रूप समान होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, समरूप। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो तो अगर आप जाने अल्फा बराबर होता है -b/2a प्लस अंडर रूट, इसको डी लिख सकते हैं, डी को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं बच्चों, अपॉन 2a। और बीटा बराबर यही केस आ जाएगा -b/2a माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अगर आप एक चीज समझिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ही अगर 0 हो जाए, यहां पर भी 0 हो जाए, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो ये दोनों समान होंगे, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं दोनों ही मूल समान होंगे और साथ ही साथ वास्तविक भी। क्यों? क्योंकि b/2a वास्तविक संख्या देगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट रहेगा। अगर आप और ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो दो भिन्न वास्तविक गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया है, तो केवल -b/2a रहेगा। कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये भी गलत हो गया। वास्तविक मूल नहीं होने के लिए इसको 0 नहीं होना पड़ेगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं तो वैसे भी नहीं है। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन में। कॉस ए को, यहां तक हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को किया, अब हम वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 1 मार्क्स का है। तो इस केस में आएगा कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एडिशनल लिखने की कोशिश करेंगे। माना कॉस ए बराबर, हमें ज्ञात है कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अतः कॉस ए, डायरेक्टली लिख सकता हूं अतः कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। कॉस ए को लिखना है सेक के टर्म्स में, तो यही हमारा हो गया। इसमें 1 मार्क्स 100% आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट हो सकता है उसमें हाफ दे आपको एग्जामिनर। इस केस में वो कभी नहीं चुकेगा, क्योंकि आपने ये चीज लिखी है कि ये इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? प्रायिकता कितनी होती है? तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कैसी रहेगी। प्रायिकता को हम डिनोट कर रहे हैं पी ई से। ई जहां पर घटना का बात है, लेकिन यहाँ पे अभी घटना कुछ नहीं दी, तो हम घटना को मान के चलते हैं। ई एक इवेंट है, पी मतलब उसकी प्रायिकता। किसी भी घटना के निश्चित होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है 1। ठीक है, 1 क्यों होती है? यदि मैं बोलूं कि किसी भी घटना को अगर हम 100% मानते, तो 100% का मान, इसको आप ऐसे बस समझने के लिए लिखेगा 100% हो जाना, इससे ज्यादा और प्रतिशत नहीं रह पाएगा। तो 100% का मतलब भी होता है 100/100 अर्थात 1। तो ये निश्चित हो जाना, 100% मतलब निश्चित हो जाना। तो किसी भी घटना के निश्चित हो जाने की प्रायिकता 1 मानी जाती है। तो आप ये लिख सकते हैं निश्चित प्रायिकता। ठीक है, निश्चित प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की वो होती है 1। आप इसमें भाषा कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की नीड नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जब कभी भी आपके पास कोई भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन यानी भाषा पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, तो आप हमेशा या तो उसको फुल स्टॉप तक पढ़िए या तथा तक पढ़िएगा। तो इस केस में उसने जो बोला मैं वही काम कर रहा हूं। एक मैंने सर्किल बनाया, एक एक्सटर्नल पॉइंट यानी P मैंने बाहर ले लिया, ये उसने दिया भी था। उसने कहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। तो स्पर्श रेखा तो अनंत होती है, लेकिन एक बिंदु से जाएगी,
तो इसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और इस बिंदु को माना मैंने ए मान लिया, और इसका केंद्र था ओ पर, ये ओ है, ये हमारी त्रिज्या रहेगी। और साथ ही साथ हमसे उसने बोला है इसकी केंद्र से दूरी, पी की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, अर्थात ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो अब मैं अगर इस त्रिज्या को मान लीजिए आर मान लेता हूं, आर सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर्स में है, तो हमें एक ये बात भी ज्ञात है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अर्थात एक स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो भी रेखा खींची जाती है, लंबवत रेखा या त्रिज्या अगर मिलाई जाए तो वो लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री पे कोण पे बैठती है। अतः हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। इस केस में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में। अच्छा, त्रिभुज ओ ए पी क्या है, किस तरह का त्रिभुज है? त्रिभुज ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है, और वो क्या सूत्र है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। और हमने जो चीज मानी, हमने क्या माना है? हमने माना है, माना ओ ए बराबर त्रिज्या है, और त्रिज्या को हमने कितना मान रखा है? आर सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्टली इस सूत्र पर ये बात लिख दूंगा, कर्ण इस केस में कितना है? 25, तो आप ये लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास? ओ आर, सॉरी ओ आर नहीं लिखेगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने चित्र बनाया, तो चित्र से डायरेक्टली समझ में आता है, ओपी की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर ओ ए हमारे पास आर है, आर का स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू हमारे पास 24 गिवन है, तो 24 का स्क्वायर। जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में ये चलेगा। अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब डायरेक्ट अगर आपको इसके पूरे वर्ग याद है तो आप लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24, ये तो वैल्यू 1 देगा और ये देगा 49, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 7, लेकिन हमें पता है त्रिज्या पॉजिटिव होगी, तो हम ये लिख सकते हैं त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं सब आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप इसमें कोई भी स्टेप को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब लिखेंगे तो इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूल बिंदु 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात करिए, मूल बिंदु से एक्चुअली, तो हमें ये बस थोड़ा सा एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ज्ञात है, हमें ज्ञात है मूल बिंदु से x, y बिंदु तक की दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती, ठीक है। तो अतः फिर यहां पे लिखेंगे अतः मूल बिंदु 0,0 से 1,1 बिंदु तक की दूरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2 इकाई। याद रखिएगा इसमें इकाई लिखना जरूरी है, क्योंकि दूरी को किसी ना किसी इकाई यूनिट के साथ दर्शाना जरूरी है, ठीक है। तो एक या दो लाइन का लिखना है आपने, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त में की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाया, वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना, और अनंत बिंदुओं में से सिर्फ आपको कोई 2 बिंदु लेने हैं समांतर रेखाओं को खींचने के लिए।
तो ऐसे आप अनंत समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो यही बात आपको लिखनी है। आप लिखेंगे वृत्त अनंत बिंदुओं से अनंत बिंदुओं से बनता है, अनंत बिंदुओं से बनता है तथा इसमें अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं अतः प्रत्येक स्पर्श रेखा के समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं जो अनंत होंगी। ठीक है, ये भाषा मैंने अपने हिसाब से बनाई है, आप इसको आराम से लिख भी सकते हैं, आप इसमें आगे पीछे करें। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत लिखा, मैंने डायग्राम का यूज करा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यदि प्रायिकता E 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिएगा, इसको हम पहले तरीके से करते हैं। प्रायिकता E, ठीक है, एक सूत्र है प्रायिकता E के होने की और प्रायिकता E के नहीं होने की, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। 1 मतलब 100%। इसको मैं प्रतिशत से भी समझाता हूं अभी। इस केस में ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये आएगा 0.05 प्लस प्रायिकता नहीं होने की, घटना के नहीं होने की, ये आएगा 1। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05 बराबर ये आ जाएगा 0.95। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप इसको वैसे समझ लीजिए। मैंने आपसे बोला यदि प्रायिकता E के घटित होने की वो है प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है 0.05, क्या मैं इसको 5/100 नहीं लिख सकता हूं? अब हर में अगर मैं बात करूं, हर हमेशा क्या रहेगा, हर 100 पे है और 100 में से 5 अंक मेरे को चाहिए, तो कितने नहीं चाहिए? 95। तो सीधी सी बात है, प्रायिकता नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इसको मैं किससे माइनस कर लूंगा? 1 से। 1 माइनस 5/100 जो कि आ जाएगा 95/100, और इसको सरल रूप में लिख सकते हैं 0.95। तो दोनों ही इसके उत्तर हैं, आप चाहे यहां से सॉल्व करें या यहां से सॉल्व। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर। देखें, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक एपी से संबंधित प्रश्न है, एपी 8 3 माइनस 2 का 10वां पद ज्ञात करना है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इसमें शॉर्ट नहीं लगा सकते, पूरा लिखेंगे। ठीक है, प्रथम पद सबसे पहले लिखेंगे। प्रथम पद कैसा? ए की वैल्यू है 8 और लिखेंगे सार्व अंतर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको गिवन है कि ये एक एपी है, तो आप एक में भी लिखें तो भी सार्व अंतर सेम ही मिलेगा। अर्थात मैं इसको डी लिख लेता हूं। सार्व अंतर डी से डिनोट किया। सार्व अंतर 3 माइनस 8 बराबर -2 -3 विच इज -5। दोनों ही स्थिति में -5 ही आएगा। अब इसके बाद लिखा है 10वां पद, तो हम लिखेंगे n वां पद। n वां पद क्या होता है? n वां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस हिसाब से 10वां पद क्या होगा? देखिए, ये फॉर्मूला लिखने का आधा मार्क्स तो मिल ही जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो a10 की वैल्यू कितनी आएगी? a के प्लेस में हम लोग ऐसे लिखेंगे a प्लस 9d, अर्थात a की वैल्यू है 8, 9 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू है -5। -5 इंटू 9 इज 45, नेगेटिव का 45 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 37 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं 10वां पद, फाइनल लाइन 10वां पद बराबर -37। इसकी कोई इकाई नहीं है तो ये पद है, तो हमने -37 लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न पर, जो 1 नंबर का है। बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा।
तो इसमें थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें शून्यांक है। ये किस पर बेस्ड है, एक्स वेरिएबल पर है। तो एक्स एक्सेस पर यहां पर पहली बार कटान हुआ है, दूसरी बार कटान हुआ है, तीसरी बार कटान हुआ है, चौथी बार कटान हुआ है। तो जितने बार भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सेस को कट करेगा वो उसके शून्यांकों की संख्या को दर्शाएगा। लेकिन याद रखना, जब ये तभी संभव है जब ग्राफ एक्स वेरिएबल पर यानी एक्स चर पद पर आधारित हो। अगर ये वाई चर पद पर आधारित होता तो फिर वाई के कटान बिंदु को देखते। उसको लिखने से, उसको समझाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी भाषा बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, ग्राफ y बराबर पी एक्स में x एक चर पद है, x एक चर पद है, अतः शून्यांकों की संख्या ग्राफ द्वारा एक्स अक्ष के कुल कटान बिंदुओं के बराबर होगी। अतः y बराबर पी एक्स ग्राफ के कुल शून्यांकों की संख्या कितने बार कट कर रहा है, 4 बार, 4 है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा लिखा और मैंने ये शून्यांकों पे बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं। ये ऐसे भी आप कम में लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को समझिएगा ये किस वेरिएबल पे, किस चर पद पे आधारित है, एक्स पर है। यदि ये ऐसा होता x बराबर पी वाई होता तो ये किस चर पर आधारित है, y पर। तो y पे ये कितने बार काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है। y पर ये कितने बार काट रहा है, सिर्फ एक बार। तो इसका आंसर होता है 1, लेकिन इसका आंसर कितना है, 4। ठीक है, आई होप ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे की वीडियो में हम लोग इसी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा पेपर हम 4 वीडियोस में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।